सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 4 देख रहे हैं, जलवायु। इसमें हमने बात की थी कि वायु दाब और पवन यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हवा का दबाव है या एटमॉस्फेयर का दबाव है, वातावरण का दबाव है, और साथ में पवन यानी कि हवा। तो भारत में जो जलवायु है और इससे जो भी भारत में अलग अलग मौसम चेंज होते हैं या मौसमी अवस्थाएं होती हैं, उसके लिए वायुमंडलीय अवस्थाएं कौन कौन सी हैं या जलवायु और मौसम किन चीजों पर डिपेंडेंट है, उसमें सबसे पहली चीज आती है वायु दाब और धरातलीय पवनें। वायु दाब और धरातलीय पवनें। उसके बाद है ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यानी कि जो हिंदुस्तान का अलग अलग पार्ट है, अलग अलग भाग है, वहां पर अलग अलग कारणों से मौसम चेंज होता है, परिवर्तन होता है। कोई एक कारण आप नहीं बता सकते, कोई एक कारण नहीं बता सकते। तो सबसे पहले ये जो शब्द है इनको मैं बताऊं। वायु दाब तो खैर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि जिस समय दबाव बन रहा है किस जगह पे और किसी जगह पे दबाव नहीं बन रहा है, और जो धरातल पे पवनें चल रही हैं यानी कि जो जमीन के करीब पवनें चल रही हैं वो धरातली पवनें हुई। उसके अलावा जब वायु का परिसंचरण होता है, इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं अभी, लेकिन उसके बाद हम जो देखेंगे वो चक्रवाती विक्षोभ, वो अलग प्रक्रिया है जो यहां से होती है। तो एक एक करके मैं शुरुआत करता हूं। अब आप देखें कि एक इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा, ये हमारा इक्वेटर का इलाका है। जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो धुरी है वो कुछ इस तरीके से है। हम लोग, हमारा जो अर्थ है पूरी तरीके से गोल नहीं घूमता, थोड़ा टेढ़ा होकर घूमता है। ये सन है यानी ये सूरज है। तो जब यहां पर एक इस तरीके से यहां तक लंबवत इसकी जो किरणें हैं या कहें स्ट्रेट किरणें यहां पड़ती हैं, यहां पड़ती है, लेकिन ये चेंज होती रहती है, ये ऊपर और नीचे जाती रहती है। तो अगर हम कहें कि 20 डिग्री जो हम कर्क और मकर रेखा की बात करते हैं, उसके बीच में जो चीजें होती हैं या यहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं, मानसून आपको 20 डिग्री के बीच में ही मिलेगा। तो हमारा जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। तो हो ये रहा है कि जैसे ही यहां पर इस जगह पे यहां पर बहुत ज्यादा, ये जो सेंटर पॉइंट है या विषुववृत्त है, इसमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा हीट होती है। अब जब भी हीट होगी, जब सबसे ज्यादा गर्मी होगी, तो चाहे या जमीन हो चाहे यहाँ पर पानी हो, गर्मी या गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी। आपने जब पानी गर्म किया होगा, आप देखते हैं कि भाप ऊपर की तरफ जाती है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो इस जगह पे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, ये कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। तो जब कम दबाव का क्षेत्र होता है तो उसके लिए हवाएं इस तरफ आती है। तो जहां जहां आपका कम दबाव का क्षेत्र होगा, यानी कि यहां पर अगर मान लीजिए बहुत गर्मी हो गई, हवाएं ऊपर उठी, यूं हवाएं ऊपर उठी, तो उसके बाद यहां जब कम दबाव का क्षेत्र बनेगा तो जहां पर भी ज्यादा दबाव होगा वहां से हवाएं इस तरफ चलेगी। इसी तरीके से हवाएं या पवन का मूवमेंट होता है। हमेशा कम दबाव, ये अगर कम दबाव है और ये ज्यादा दबाव है, हमेशा ज्यादा दबाव कम दबाव की तरफ जाता है, क्योंकि ज्यादा दबाव आपके ऊपर, जैसे प्रेशर है कोई, तो आप उसे रिलीज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एनवायरमेंट का है, जब ज्यादा प्रेशर है तो वो ऐसी जगह मूवमेंट करेगी हवा के तौर पे, वो उसको भरने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अब देखें, क्योंकि यहाँ हवा उड़, जो सेंटर पॉइंट है विषुववृत्त है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो इसको भरने के लिए ये हवाएं इस तरीके से चलती है, इस तरीके से आती है। लेकिन हिंदुस्तान पड़ता है यहाँ पर। तो अब इसमें एक मैं आपको बताऊंगा, कोरियालिस बल। कोरियालिस बल, इसको मैं भी बताता हूं आपको, लेकिन सबसे पहले बताऊं कि ये जो मैंने लाइनें बनाई हैं ये क्या है, फिर मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि ये वायु दाब, और वायु दाब के कारण धरातलीय पवनें क्यों चल रही है। जैसी दाब कम होगा, उस जहां कम होगा वहां की तरफ हवाएं बढ़ने लगी। किसी भी इलाके में अगर ऐसा होगा तो वहां बढ़ने लगी। तो भारत उत्तर पूर्वीय व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड्स
उत्तर पूर्वी, अब देखिए अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो हम जब उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो हम यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जो उत्तर पूर्वी भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों यानी कि ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। देखिए नीचे की तरफ आ रही है, इस जगह पे स्थित है, भारत यहाँ है। तो ये ऊपर से जो इस तरीके से आ रही है वहां ये स्थित है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, ये ट्रेड विंड्स होती है व्यापारिक पवने में, यानी कि व्यापार करती है, ट्रेड करती है, यहां से वहां जाती है। ये जो पवने हैं उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है, यानी कि इन इलाकों से ये पैदा होती है, इस तरफ आती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। अब ये दक्षिण की ओर क्यों आ रही है, इस तरफ क्यों आ रही है, यहां आ रही है ना, इस तरफ क्यों आ रही है, ये दक्षिण की ओर बहती है क्योंकि जो कोरियालिस बल है उसके कारण दाहिनी और विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की तरफ बढ़ती है। तो जहां पर निम्न दाब हुआ उस तरफ ये बढ़ेंगी, इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में बढ़ेंगी। तो इसलिए इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर जो, अगर आप यहाँ की बात करें यूं से यूं नीचे आ रही है, तो यहाँ पर विषुवत वृत्त देख लीजिए कहां पर है, विषुवत वृत्त की तरफ ये बढ़ रही है क्योंकि यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। जैसे हवा उड़ यहाँ चली गई क्योंकि विषुवत वृत्त है, यहाँ गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी यहीं पे होती है। जैसी हवा उड़ जाएगी, यहाँ से गर्म हवा उठेगी तो इस हवा को भरने के लिए यहाँ पर हवाएं आएंगी। तो कोरियालिस बल का मतलब ये है कि यहाँ पर, अगर इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ, कर्क रेखा मकर रेखा, तो जब ये विषुवत वृत्त पे इधर जाती है उसके बाद कोरियालिस बल ये कहता है कि जब ये अपना गोलार्ध चेंज करेगी तो ये इस तरफ बहने लगेगी। जो ऐसे आ रही है, जैसी ये नीचे की तरफ आएंगी, मतलब जब गोलार्ध चेंज करेंगी तो ये इसको जाना इसी तरफ चाहिए, लेकिन ये इस तरफ जाने लगती है। जो कोरियालिस बल है इसको मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी जो है घूमती है, और घूमती है, जैसे आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और आपने कैप पहनी हुई है, तो अगर आप सर बाहर निकालेंगे तो आपकी कैप पीछे की तरफ जाएगी, हवा के वेग से पीछे की तरफ जाएगी, है ना। वही इसका रूल है कि पृथ्वी जब घूमती है तो उसके कारण एक बल क्रिएट होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको कोरियालिस बल कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने धुरी पर घूम भी रही है। और इस बल के कारण जो पवने हैं, जो हवा आ रही है, वो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ, देखिए उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही ऊपर गई ये दाहिनी तरफ जाती है, इस तरफ जाती है, दाहिनी तरफ जाएंगी। ये कोरियालिस बल है, इसलिए मैंने इसका डायरेक्शन बताया। इसका मेरे पास कोई इसका रीजन नहीं था कि मैंने इसको यहाँ क्यों कर दिया। इसका रीजन है कोरियालिस बल कि यहाँ पर आके जैसे ये जब ये इस गोलार्ध में जाती है तो ये दाहिनी तरफ जाती है, जो कि यहाँ बताया गया कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। जैसे ये नीचे आएंगी, मतलब ये ऊपर वाली जब नीचे आएंगी तो ये इधर ना जाने के वो इधर चली जाएगी। यही है कोरियालिस बल, और इसे फेरेल नियम भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, इसी से सारी चीजें तय होगी, इसी से सारी तय होगी। तो अभी हम बात क्या कर रहे थे कि हमारे जो विषुवत वृत्त है, जो हमारे क्योंकि 8 डिग्री से हम लोग शुरू होते हैं, अब विषुवत वृत्त तो 0 पे है, तो यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं उसके कारण यहाँ से जो हवाएं हैं या फिर पवन है वो इस तरफ आएंगी, क्योंकि इसको ये जगह भरनी है। यहाँ पर बन गया है कम दबाव का क्षेत्र, और अब जानते हैं कम दबाव का क्षेत्र, यहाँ पर हाई हवा का दबाव है तो वो नीचे की तरफ आ रही है। इन पवनों में नमी की मात्रा कम है, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये आ कहां से रही है, देखिए कहां से आ रही है, ये आ रही है जमीन से। और जब जमीन से आती है कोई भी हवा, जब इस तरीके से बहेगी, नीचे अगर जमीन है तो यहाँ तो पानी की मात्रा कम है, बहुत ही नगण्य है, तो ये पानी कहां से ला पाएंगे अपने ऊपर? अगर कोई भी जो पवन है या हवा है, जब ये समुद्र के ऊपर से चलेगी तो समुद्र जब उसमें एक काम, जब गर्मी पड़ती है तो उससे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर पानी गर्म करें तो भाप ऊपर उड़ती है, तो भाप जो ऊपर उड़ती है उसके कारण हवाओं में नमी आ जाती है अगर वो इस डायरेक्शन में बह रही। लेकिन क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में बह रही है, इसमें नमी या फिर आर्द्रता नहीं है, आप समझ रहे हैं, इसमें नमी है ही नहीं, क्योंकि ये स्थल से आ रही है, जमीन से निकल के आ रही है इसको भरने के लिए, कम दबाव का जो क्षेत्र बन गया है। इसीलिए इन पवन, ये जो यहां से यहां पवन आ रही है, इन पवनों से कोई भी बरसात नहीं होती है, इससे कोई भी वर्षा नहीं होगी। तो इससे सवाल उठता है कि आप कहेंगे फिर तो अगर ये जो आ रही है हवाएं इसको भरने के लिए, इससे तो इसका मतलब पानी गिरेगा ही नहीं, तो हमारा देश, ये कहें कि हमारा जो क्षेत्र है भारत का वो शुष्क है, शुष्क होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऐसा क्यों नहीं? इसका मैं आपको अब उत्तर देता हूं,
इसको समझिएगा कि क्योंकि ये इतना जानना बहुत जरूरी है। हम ये कोशिश करेंगे कि ये जानने की कोशिश करें कि ये नमी वहां तो बन रही है, नमी वहां बन नहीं रही है, फिर भी हमारे देश में बरसात तो होती है। तो भारत की जो वायु दाब है और जो पवन तंत्री थोड़ी सी अलग तरीके की। अब शीत ऋतु को देखिए, ठंडे के समय के बारे में बात करूंगा। हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। हिमालय, यहाँ हिमालय है, इसके उत्तर में यहाँ उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर क्षेत्र बनता है। हाई प्रेशर कर देता हूं, उच्च दाब, उच्च दाब, यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बना। अब इस क्षेत्र की जो ठंडी हवाएं हैं या ठंडी शुष्क हवाएं हैं, वो दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। मतलब ये इस तरफ आएंगी, इस तरफ आएंगी। अब ग्रीष्म ऋतु में अगर गर्मी के समय की बात करें तो जो आंतरिक एशिया है और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर जो, जब गर्मी की बात कर रहा हूं, ठंडे के समय तो यहाँ हाई प्रेशर बन गया, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, ये जो हम इस एशिया के बारे में बात करें, ये जो इलाका, इस इलाके के बारे में बात करें, ये वाला जो इलाका है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के समय जो एशिया, आंतरिक एशिया कहे या उत्तर पूर्वी भारत कहे, उत्तर पूर्वी भारत कौन सा हुआ, उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर पूर्वी भारत, ये इलाका क्या मैं कह रहा हूं, इसके ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। अभी तो हाई प्रेशर था ठंडी के समय, लेकिन गर्मी के समय ये हो जाता है लो प्रेशर, निम्न दाब, निम्न दाब हो गया। अब यहाँ पर जब निम्न दाब हुआ ग्रीष्म ऋतु में, तो यहाँ पर निम्न दाब जैसी बना। अब आपको पता है कि अगर निम्न दाब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से भरने के लिए हवा आएगी इस जगह पे, है ना। इस कारण से गर्मी के दिनों में जो वायु है उसकी दिशा पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। यानी कि अभी जो यहाँ से यहाँ तक मैं बता रहा था, वो आपको आ रही है, अब ये इसका डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी इधर से इधर बहेगी, अभी डायरेक्शन चेंज हो गया, गर्मी के समय परिवर्तित हो गया। तो वायु दक्षिण में जो हिंद महासागर है उसके उच्च दाब, मतलब हाई प्रेशर दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार करके दाहिनी ओर मुड़ती है और भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इसको फिर से समझिए, क्योंकि यहाँ पर अब निम्न दाब का क्षेत्र बन गया है, तो यहाँ हिंद महासागर है, यहां से यूं इस तरीके से बहने लगती है, क्योंकि इनको ये निम्न दाब का क्षेत्र भरना होता है, तो ये यहां से यूं बहने लगती है। कहां से? विषुवत वृत्त से। और विषुवत वृत्त में क्या हो रहा है, मैंने जैसे बताया कि ये विषुवत वृत्त है, तो यहाँ पर तो इस तरीके से इसको निम्न दाब तो हमेशा ही क्षेत्र बना रहता है। इसको बोलते हैं ITCZ, इसको मैं बताऊंगा, इसका हिंदी का नाम अभी आएगा, इसको ITCZ बोलते हैं। तो ये जगह जो है यहाँ पर इसको भरने के लिए ये इधर तो आ ही रही है, ये तो हमेशा चल रहा है। लेकिन जब गर्म की ऋतु आती है, तो यहाँ पर जैसी क्षेत्र बना ये वाला निम्न दाब का हिंदुस्तान के ऊपर, तो ये यूं मुड़ के, जो कि कोरियालिस बल के कारण हो रहा है, वो इधर बहने, वो इधर आती, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप को के ऊपर जाके वो उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने की कोशिश करते हैं, और इसी को हम दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें कहते हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो अब देखिए, इसमें उत्तर, जब हमने कहा कि एक दक्षिण पश्चिम की बात करें, तो दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, तो ये इसी डायरेक्शन में हो गया, ये इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें, यही होती। ये कहां से आ रही है? अब आप देखिए, जो ऊपर से आ रही थी वो तो जमीन से आ रही थी, लेकिन जो यहां से जा रही है वो तो समुद्र के ऊपर से जा रही है, वो जो यहां से आ रही है वो तो समुद्र से आ रही है, समुद्र से आ रही है ना, इसका मतलब उनमें नमी है, इसका मतलब उनमें पानी है, उनमें आर्द्रता है, ये बरसात करेंगी। इसीलिए गर्मी के समय अगर आप देखें कि उस गर्मी के जस्ट थोड़ा सा बाद में आपको बरसात मिलती है। अब इसके ऊपर एक वायु परिसंचरण भी हो रहा है, पश्चिमी प्रवाह, उसका प्रभाव क्या होता है, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। देखिए, इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि केवल एक चीज से काम नहीं चलेगा, कई चीजें एक साथ हो रही है। अब आप देखें, यहां से, इस जगह से, यहां पर भूमध्य सागर है, यहां से हवाएं आ रही है, ये हमेशा आती रहती है, ये हमेशा आती रहती है, इसलिए ये परिवर्तन अपना करती ही रहती है। इसके अलावा जमीन से ऊपर करीबन 9 से 14 किलोमीटर पे क्षोभ मंडल है, जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ऊपरी वायु परिसंचरण ये पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है, जो यहां से जो हवाएं आनी है भूमध्य सागर से। और अब हम बात कर रहे हैं, ये जो मैंने कहा ना, 0 से लेकर 9 किलोमीटर, 9 से 14 किलोमीटर के बीच में आपकी जेट धाराएं होती है, वो किस लैटिट्यूड पे होती है, किस अक्षांश पे होती है, वो 27 से लेकर 30। अगर मैं यहाँ बात करूं, जैसे हम लोग देखिए, हम कहां पर 8 पे है ना, 8 से 37 पे जाते हैं, 8 to 37 हमारा
लैटिट्यूड है 8 से 37। अब ये 27 से 30 तो हमारे बीच में आ गया ना, 27 से 30 तो यहाँ पर आ गया कहीं इस जगह पे, है ना, 27 से 30। लेकिन अब ये जमीन पे नहीं हो रहा, ये हो रहा हाइट पे, बहुत हाइट पे। यहाँ पर जेट धाराएं बंद हो रही है। जेट धाराएं मतलब बहुत तेज धाराएं हैं, इसीलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं हम लोग। उपोष्ण कटिबंधीय और पश्चिमी जेट, क्योंकि ये पश्चिम के घटक के साथ बहती है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये जो धाराएं हैं ऊपर है, ये आपकी जमीन पे नहीं है, बहुत ऊपर है, लेकिन इसका इफेक्ट तो होगा। ये जो धाराएं हैं इसी को हम जेट धाराएं कहते हैं। यहाँ पर हमारा हिमालय का पोर्शन है, तो ये दो भाग में कट जाती है, एक यहाँ एक यहाँ। ये होती है जेट धाराएं, ये है जेट धाराएं आपकी, राइट। अब भारत ये जो ये जेट धाराएं हैं वो ग्रीष्म ऋतु, अगर गर्मी को छोड़ दे, उसको छोड़ के, जैसे मैंने कहा ये हमेशा काम करती रहती हैं जेट धाराएं, इधर की तरफ आती रहेंगी और इधर की तरफ जाती रहेंगी। ये जेट धाराएं जो जमीन से बहुत ऊपर है, ये तो हो ही रही है। तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। यानी यहाँ तो ये और यहाँ तो ये हो ही रही, प्रभावन इसका हो रहा है। अब जेट धारा को मैं बता दूं कि ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल मतलब होता है ट्रोपोस्फियर, जो हमारा एटमॉस्फेयर का सबसे, जैसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ट्री, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, इस तरीके से होता है। तो ट्रोपोस्फियर सबसे जमीन के करीब जो क्षोभ मंडल है, उसमें 12,000 मीटर से अधिक, यानी कि 12 किलोमीटर से अधिक, 9 से 14 मैंने कहा, तो 12 किलोमीटर से अधिक ये पश्चिमी हवाएं होती हैं। यानी पश्चिम यहाँ है ना, तो वहां की हवाएं हैं ये। इनकी गति बड़ी तेज होती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और गर्मी में, और अगर सर्दी की बात करें तो 184 किलोमीटर, मतलब 110 किलोमीटर प्रति घंटा ये कर रही हैं आपके गर्मी में, और सर्दी में इनकी स्पीड हो जाती है 184। तो बहुत सारी ऐसी जेट धाराएं हैं, ये भी इफेक्ट करती हैं। और यही मैं कह रहा हूं, ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र और ये जो बाकी चीजें हैं वो सब इसमें इफेक्ट कर रही है, तो जेट धारा भी इसमें आ रही है। तो अब जो मैंने कहा कि जेट धाराएं जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी में छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है, यहाँ पर वो आ ही रही है, इनका मूवमेंट यहाँ पर हो ही रहा है। तो इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी, या उत्तर पश्चिमी, देश का उत्तर भाग कौन सा है, नॉर्थ भाग ये है, और उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा है, ये वाला भाग है। तो देश का जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, यानी कि यहाँ से जो मेडिटेरियन से हो रहा है, साथ में जो ऊपर जेट धाराएं चल रही है, उसके कारण यहाँ पर विक्षोभ, ये कहे कि इस प्रवाह के कारण पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। चक्रवात मतलब होता है साइक्लोन, मतलब हवाएं घूमती है और वो बढ़ती है स्पीड से, और उसके कारण अंधड़ आता है, इसमें बरसात होती है। तो गर्मी की बात करें तो गर्मी में क्या हो रहा है कि जो सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर आ गई है गर्मी। गर्मी जैसी आएगी, जैसे गर्मी जब आ रही है, जैसे मैंने बताया ITCZ, अब हमेशा के हमेशा जो सूरज है वो हमेशा के हमेशा यहाँ पर सूरज विषुवत ऋतु में नहीं देता रहता। कभी इसकी लंबवत रेखा यहाँ पड़ती है, कभी लंबवत रेखा इसलिए पड़ती है यहाँ पर क्योंकि पृथ्वी जो है वो धुरी पे लेटी हुई है, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ी सी टिल्ट है, तो इसके कारण कभी यहाँ कभी यहाँ। तो जब इधर पड़ रही होती है, इसका मतलब ये है कि जब हम गर्मियों की बात करें तो सूर्य की जो आभासी गति के साथ ही जो उपोष्ण कटिबंधीय जो पश्चिम जेट की धारा है वो हिमालय के उत्तर में चली जाती है, दक्षिण से हट जाती है, क्योंकि अब यहाँ गर्मी शुरू हो गई। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा हम कहते हैं, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है, जो अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा एक चीज और बता दूं मैं, क्योंकि जेट धाराएं तो जमीन से बहुत ऊपर चलती है, लेकिन जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि पश्चिम से क्या हो रहा है, इससे हमारा क्या लेना देना है। तो इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ ये कहां से आ रही है, यहाँ पर जो आ रही है वो आ रही है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मेडिटेरेनियन सी। आप यूरोप की तरफ जाइए, वहां पर जो मेडिटेरेनियन सी है वहां से आ रहा है ये पश्चिमी प्रवाह, उसके कारण ये चीजें उत्पन्न होती है। तो ये कहा किसको, जब इधर से आ रही है तो किसको इफेक्ट करेंगी, इस इलाके को करेंगी, मतलब भारत का जो उत्तर भाग है उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीने के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आते हैं। इसका मतलब
कि हमारा जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो मानसूनी महीनों में तो आ ही रहा है, साथ में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भी आते हैं, और ये पूर्वी प्रवाह यानी कि इस प्रवाह का एक भाग होते हैं और देश का जो तटीय भाग है इसको इफेक्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, अब आपको मैं समझाऊंगा कि जब हम मानसून को अब यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो मानसून जब यहाँ पर आएगा तो अलग अलग जगह अलग अलग इफेक्ट करेगा, लेकिन मानसून जो अरब सागर की तरफ से मानसून आएगा वो तो यहाँ पर अलग अलग जगह बरसात करेगा, लेकिन जब ये मानसून बंगाल की खाड़ी वाला जब आता है, मतलब वही धाराएं जो यहाँ आती है तो वो इसको छूती भी नहीं, इस हमारे ईस्टर्न घाट को या इस घाट को छूती भी नहीं, वो सीधा यूं जाके यूं अंदर चली जाती है क्योंकि उनको जगह मिलती है यहाँ पर जो दाब का क्षेत्र बनता है यहाँ चली जाती है। फिर यहाँ पर बरसात कैसे होती है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कहाँ से बरसात होती है? यहाँ पर जो चक्रवात बन रहे हैं ना, इन्हीं चक्रवातियों के बारे में कह रहा हूँ। यहाँ जो चक्रवात बनते हैं यानी यहाँ जो साइक्लोन बनते हैं, यहाँ जो दबाव का क्षेत्र बनता है उस कारण से ये मूवमेंट करते हैं और यहाँ पर टकरा के ये यहाँ पर बरसात करते हैं। इसको बताना थोड़ा जरूरी है, समझना भी जरूरी है कि जो हमने बात कर ली उसको मैं थोड़ा एक रीडिफाइन करता हूँ कि ये भारतीय महाद्वीप में जनवरी महीना है, ठंड का महीना है, उसके दौरान मौसम की स्थिति क्या है। तो अगर आप ठंड में है तो आपको कैसी धाराएं मिलेंगी? पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जेट स्ट्रीम जो है ये तो इस तरीके से जा रही है, यानी कि अब जेट स्ट्रीम हमारे ऊपर है, ये इलाका आपने देखा होगा शिवालिक के नीचे वाला, और ये वाला इलाका ये ठंडा रहता है, इसमें इसका रोल है। एक तो ऊपर चली जा रही है, इससे हमारा ज्यादा मतलब नहीं है। और अरब सागर यहां से ठंड के समय में यूं धाराएं चल रही है, यूं धाराएं कहां से चल रही है? उत्तर पूर्वी से, जमीन से चल रही है, और जमीन से जब चल के आती है वो, और यहाँ पर ये बरसात नहीं कर पाती है, लेकिन जैसे यहाँ पर आती है इस जगह पे ये नमी ले लेती है, और नमी लेके ये यहाँ पर आती है। तमिलनाडु का जो कोरोमंडल एरिया है यहाँ पर ये टकरा के ठंड के समय तमिलनाडु में बरसात क्यों होती है, ये सवाल अगर आता है आपका, तो यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इनके पास नमी नहीं है, लेकिन जब से ही बंगाल की खाड़ी तक आई है इन्होंने नमी ले ली, इन्होंने आर्द्रता ले ली क्योंकि नीचे पानी है, और यहाँ पर आगे कोरोमंडल तट में ये ठंड के समय तमिलनाडु में बरसात करती है। ज्यादा क्लियर है? ये ठंड का समय, राइट। और विषुवत देखिए, ये विषुवत यहाँ पर है, और अब ये जो ठंड के समय अगर आप देखें तो यहाँ पर किरणें नहीं पड़ रही है, इसीलिए तो ठंड है। यहाँ किरणें लंबवत यहाँ नहीं पड़ रही है, इस जगह पे नहीं पड़ रही, बल्कि नीचे की तरफ आ रही है। और आप देखें लैंड का एरिया हमारे पास विषुवत वृत्त के ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है। अब आते हैं हम जो जून का महीना है, गर्मी का समय, गर्मी के समय में आ जाते हैं। ये चित्र से आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे कि गर्मी के समय क्या हो रहा है। गर्मी के समय जो ये इलाका गर्म होता है क्योंकि विषुवत वृत्त के समय, मतलब जहां सूर्य है और ये आपका प्रकाश दे रहा है। तो यहां पर जो मैंने बताया था आपको कि जो फेरल लॉ था, नियम, उससे यहां से विषुवत वृत्त के नीचे यूं बनी धाराएं, लेकिन जैसे ही वो आगे गई वो यूं मुड़ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तिब्बत के पठार पे कम दाब का क्षेत्र बनता है, उनको भरने के लिए हवाएं दाहिनी तरफ हो जाएगी, रेफेल लॉ की तरफ, और यहाँ पर जाके ये इस तरीके से अरब सागर की तरफ से भी हिंदुस्तान में आएंगी और बंगाल की खाड़ी के थ्रू भी हिंदुस्तान में आएंगी। तो ये कब हो रहा है? गर्मी के समय, यानी कि जून के महीने। तो धरातलीय पवनवृत्त यूं हो गई। और आप देखें यहाँ पर जो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो नहीं है, वो क्योंकि यहाँ गर्मी का समय है तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। ओके, ये जेट स्ट्रीम हो गई, ये आपके धरातल पवने हो गई, और ये जो इधर तरफ आ रही है ये उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है जिसका ज्यादा हमारे पास इफेक्ट पड़ता नहीं। अब भारतीय मानसून, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु पूरी तरीके से जो मानसूनी पवने हैं, मैंने जैसे बताया था मानसून का शब्द आया अरबी शब्द मौसमी से और मौसिम से, और मौसम का ही नाम अपभ्रंश बन के मौसम बन गया, है ना। मौसम है गया आपकी मौसम हो गया, इस तरीके से हम मानसून कहते हैं। लेकिन जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी पवनों से बहुत ज्यादा प्रभावित है। जैसे मैंने बताया था पहले अरब वाले लोग आते थे, ये नाविक आते थे, और उन्होंने देखा कि एक ऐसी चीज हो रही है जिसमें हवा कभी इस तरफ चल रही है, कभी हवा इस तरफ चल रही है, और ऐसी हवा थी जिससे वो बहुत आराम से वो अपने इलाकों में, मतलब उनको वेग मिलता था तो उनकी शिप वगैरह बड़े आराम से जाती थी, मतलब दिशा उलट जाती थी। तो जब वो आए तो इस
पवन तंत्र को देख के कि जब वो इधर की से तरफ जा रहे थे उन्होंने देखा बड़े आसानी से हमारा शिप जा रहा है, तो इसीलिए ये जो मौसमी उत्क्रमण है या मौसम के हिसाब से जो हवाओं का डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसी को इन्होंने मानसून का नाम दिया। मानसून का प्रभाव जैसे मैंने बताया ये 20 डिग्री, ये तो 23 डिग्री है, 20 डिग्री मतलब यहाँ ये 23 डिग्री है मगर ये कर्क रेखा है, तो 20 डिग्री और जो कर्क रेखा है उसके ऊपर आ जाइए यहाँ पर, तो 20 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में ही देखा गया है, देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, मानसून का प्रभाव कहाँ होता है? 20 डिग्री विषुववृत्त के ऊपर और 20 डिग्री विषुववृत्त के नीचे, बस इतना ध्यान रखिएगा। मानसून की यही होता है। तो मानसून की प्रक्रिया अगर हमें समझनी है तो हमको कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहले जो स्थल है और जल यानी जमीन और पानी, जमीन बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। जल जहां भी पानी होगा वो बहुत देर से गर्म होता है और बहुत देर से ठंडा होता है, यानी कि इन दोनों के गर्म और ठंडे होने के बीच में अंतर है। तो इसीलिए ये जो प्रक्रिया है इसमें, क्योंकि मैंने जैसे बताया जमीन बहुत जल्दी गर्म होती है, तो यहां पर निम्न दाब का या लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। फिर से मैं बताता हूं, अगर ये कोई जगह है और ये गर्म हो रही है, जैसी बहुत जल्दी गर्म हो गई तो इसकी जो हवाएं हैं वो ऊपर उड़ जाएंगी। गर्म हवा हमेशा ऊपर उड़ती है, जैसी गर्म हवा ऊपर उड़ जाएगी यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा तो यहाँ पर हवाएं आएंगी इस क्षेत्र को भरने के लिए। लेकिन अगर आप समुद्र की बात करें, क्योंकि ये पानी है, इसको समय लगता है गर्म होने में और ठंडा होने में, तो समय लग रहा है, तो यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा, हाई प्रेशर, क्योंकि ये तो लो प्रेशर हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया, तो समुद्र से चलेगी जमीन की तरफ हवाएं, इसीलिए मानसून बनता है। गर्मी के समय में बात करें, ग्रीष्म ऋतु के बाद के दिनों में होता क्या है, गर्मी के समय जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ, ये वो ऐसा क्षेत्र होता है, फिर से समझिएगा, ITCZ इसका फुल फॉर्म अंग्रेजी में देखेंगे, लेकिन अभी हिंदी में समझ लीजिए, इसका मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसकी जो स्थिति है ITCZ, ये ITCZ वो क्षेत्र होता है जहां पर लो प्रेशर बनता है। जैसे ये विषुववृत्त है, अब यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही है, तो ये ITCZ है एरिया है, क्योंकि लो प्रेशर है। जैसे ये मतलब कम दाब है, जैसे ये चीजें चेंज होगी तो ये अपनी जगह चेंज करेगा, ITCZ अपनी जगह चेंज करेगा, मतलब लो प्रेशर का एरिया चेंज होता रहेगा, क्योंकि जो सूर्य से जो गर्मी आ रही है वो अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो ये चेंज होता रहता है। तो एक जगह पे वो हमारे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये जो ITCZ का है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, ये अपनी स्थिति चेंज करता रहता है और इसकी स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, यानी कि वो इधर गंगा के मैदान में आ जाएगी। इस जगह पे हमारा ITCZ यहाँ हो गया, जो कि यहाँ हुआ करता था, क्योंकि समय चेंज हो रहा है, गर्मी के समय वो यहाँ चेंज हो रहा है, क्योंकि अब सूरज की किरणें कहीं और पड़ रही है लंबवत, जहां भी स्ट्रेट पड़ेगी वहां आ जाएगा, तो लंबवत अब यहाँ पड़ रही है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है थोड़ी सी टिल्ट है। ये इसको कहते हैं विषुवतीय गर्त। विषुवतीय गर्त जो विषुवत वृत्त यानी कि जो हमारा इक्वेटर है उससे 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दो चीजें हो गई, एक मैंने बताया ठंडा गर्मा, उसके कारण कहां से कहां हवा गई। दूसरा ITCZ जो होता है, जहां पर एक्चुअल कम दाब का क्षेत्र बन रहा है, वो हमेशा कम दाब का क्षेत्र बनता है। ITCZ एक ऐसी जगह है जो हमेशा कम दाब का क्षेत्र बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी यही हो रही है, विषुवत रेखा का एक पॉइंट है, और सबसे कम यहाँ पर प्रेशर मतलब सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी तो हमेशा हवा उठेगी, तो हमेशा कम दाब का क्षेत्र बनेगा। तो अब यहाँ कम दाब का क्षेत्र बन गया। हिंद महासागर में जो मेडागास्कर, अभी इसकी बात करते हैं, ये मेडागास्कर आ गया, ये मेडागास्कर इलाका है। तो हिंद महासागर में जो मेडागास्कर है, इसके पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र बन जाता है, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पर 20 डिग्री, यहाँ पे ना देखिए 30 डिग्री है तो यहाँ 20 डिग्री, इस इलाके में बड़ा भारी आपका क्या बन गया, हाई प्रेशर एरिया, उच्च दाब। और यहाँ क्या बन गया, ग्रीष्म ऋतु में हमारा जो मैदान है गंगा मैदान, यहाँ बन गया लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर, यानी कि यहाँ पर निम्न दाब है, उच्च दाब है। अब आपको याद होगा कि उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति और जो तीव्रता ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी हवाएं, वो तो लो प्रेशर पे जाएगी, इसीलिए तो आती है, इसलिए तो इसको दक्षिण पश्चिमी हवाएं कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो तिब्बत का पठार, एक तो ये चीज हो गई ITCZ खिसक गया,
यानी कि आपका जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ये तो खिसक गया, यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बन गया। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में जो तिब्बत का पठार है, ये जो पठार आप देख रहे हैं, ये जो तिब्बत का पठार है ये बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इस पठार के ऊपर समुद्र तल के से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र बहुत तेज ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है, क्योंकि बहुत गर्म हो गया। गर्म हो गया तो हवा ऊपर उड़ गई, फिर से कम क्षेत्र बन गया, मतलब कम प्रेशर का क्षेत्र बन गया, और ऊपर इसके वो भी है, ये देखिए स्ट्रीम्स भी है। तो अब ये पूरा इलाका कम प्रेशर का क्षेत्र बन गया, यहाँ हाई प्रेशर है। तो जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें हिमालय के जो उत्तर पश्चिमी, यानी कि ये जो इलाका है ये वाला उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है, इसका भी और इसका भी, जो आपके क्षोभ मंडल में 12 मतलब किलोमीटर के आसपास। मैं आपको अब ITCZ के बारे में थोड़ा बताता हूँ, ये बहुत जरूरी है समझना, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। ये उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जिसे कहते हैं, ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी, ये इस जगह पे निम्न दाब का क्षेत्र कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है, हवाएं ऊपर उड़ जाती है, तो यहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। इसका मतलब यही ऐसा क्षेत्र होता है ITCZ जहां पर ये हवाएं आपस में इस तरीके से मिलती है। मैंने पहले आपको डायग्राम बना के दिखाया, इस तरीके से मिलती है ये अभिसरण क्षेत्र। अच्छा, मिलती है, मिलके ये जैसे मिल गई और जब मिली तो आपस में टकरा के ऊपर उठेंगी, गर्म भी क्षेत्र है, इसी को अभिसरण भी कहते हैं। तो ये अभिसरण क्षेत्र है, ये विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, यानी कि ये विषुवत वृत्त के बिल्कुल पैरेलल होगा। अगर ये अभिसरण क्षेत्र यहाँ है या यहाँ है, ये इसके पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा। लेकिन क्योंकि सूर्य की जो आभासी गति है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की गति है और जो सूरज की ऊष्मा है, उसके कारण ये ऊपर नीचे खसकता रहता है। यानी ये अगर यहाँ पर विषुवत वृत्त है तो ITCZ कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, ये खसकता रहता है। इसीलिए ये ITCZ लो प्रेशर का एरिया यहाँ खिसक जाता है गर्मी के समय, इसीलिए यहाँ लोअर प्रेशर, यहाँ पर भी लो प्रेशर, इसीलिए हवा यहाँ बढ़ती है। आपको क्लियर हो गया कि ये किस तरीके से लो प्रेशर हाई प्रेशर, क्योंकि ये लो प्रेशर हाई प्रेशर अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि हमारी हवाएं आती क्यों है, हमारे पास ये हवाएं चल कैसे रही। एक और चीज बताता हूं कि जो दक्षिण जो महासागर है उसके ऊपर दाब की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर जो हमारे परिवर्तन हो रहे हैं उसके कारण ये दक्षिण, यहाँ पर भी देखिए इस सब जगह परिवर्तन हो रहा है, उसके वो भी मानसून को प्रभावित करता है। ये देखिए कि जब दक्षिण प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, यहाँ पर उच्च दाब होता है, तो जो हिंद महासागर है, यहाँ पर अगर हाई प्रेशर है तो हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ष है, विशेष वर्षों में जो वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है, मतलब यहाँ पर कम दाब का क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा दाब का क्षेत्र है, ये होता है। लेकिन कई साल ऐसे, मतलब कुछ सालों के बाद ये ज्यादा हो जाता है और ये कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ITCZ चेंज हो रहा है, मैंने जैसे बताया ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो दाब की अवस्था है, मतलब दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन, यानी यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, ये जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम कहते हैं दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन, इसको हम कहते हैं दक्षिणी दोलन। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जाएं, यहाँ पर डार्विन की जगह देखें, मतलब डार्विन एक क्षेत्र है हिंद महासागर में 12 डिग्री 30 मिनट, और दक्षिण में अगर देखें तो 131 डिग्री पूर्व प्रशांतर बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा ताहिती, ये प्रशांत महासागर में, इसका भी 18 डिग्री अगर आप देखें, और दक्षिण में 149 पश्चिम। इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि इसके दाब के अंतर की गणना, मतलब ये दो क्षेत्र हो गए, एक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मैं फिर बताता हूँ, दो क्षेत्र है, एक डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है ताहिती। ये दो जगह है, इनके दाब को, इनका जो प्रेशर एरिया है, दाब का एरिया है, उसको लिया जाता है, उनको माइनस किया जाता है, उनका अंतर लिया जाता है, और उसके बाद अगर वो जो अंतर है वो नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि अंतर ऋणात्मक है, इसका मतलब जो मानसून आने वाला है वो औसत से कम आएगा और देर से आएगा। एक शब्द है इसमें एल नीनो, ये इसी दक्षिणी दोलन जो मैंने आपको समझाया, दक्षिणी दोलन इसी से जुड़ा हुआ है। तो एल नीनो इस दक्षिणी दोलन का से जुड़ा एक लक्षण है।
दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एल नीनो एक लक्षण है। ये बेसिकली क्या है, ये एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू, अब हम थोड़ा इधर जाएंगे क्योंकि ये यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर तो अफ्रीका है, लेकिन हम यहाँ जाएंगे इससे और आगे। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर आता है पेरू। तो यहाँ पर होता है, अगर मैं पेरू की बात करूं, मान लीजिए ये पेरू, तो पेरू की जो ठंडी धारा है उसके स्थान पर 2 से 5 वर्ष के अंतर में पेरू तट से होकर ये बहती है। कौन सी धारा है? यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर, मतलब गर्म की जगह पर ठंडी बहने लगती है हर 2 से 5 साल में। जहां गर्म बह रही है और ठंडी हो जाती है। तो दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, क्योंकि प्रेशर का चेंज हो रहा है, दाब का चेंज हो रहा है। इसीलिए ये जो परिघटना हो रही है कि 2 से 4 साल में गर्म धारा है वो ठंडी में चेंज हो जा रही है, इसी परिघटना को हम एनसो या एल नीनो दक्षिणी दोलन कहते हैं। मैं फिर से आपको एल नीनो बताना चाहूंगा। एल नीनो फिर से समझते हैं क्योंकि एल नीनो को समझना जरूरी है, इसका सवाल जरूर आता है। एल नीनो क्या हुआ? ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा, यानी जो ठंडी पेरू, अगर हम जलधारा देखें, ओशन जो स्ट्रीम हम देखते हैं, तो यहाँ पर पेरू में ठंडी जलधारा है, लेकिन उसके स्थान पर गर्म जलधारा का विकास, इसी को हम एल नीनो कहते हैं। ठंडी की जगह गर्म आ जाए उसे हम एल नीनो कहते हैं। एल नीनो का शब्द जो है वो, एल नीनो बेसिकली स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है कि बच्चा है, बेबी क्राइस्ट। क्योंकि ये जो धारा है क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है, और एल नीनो की जो उपस्थिति है, उसकी जो प्रेजेंस है, समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, क्योंकि ठंडी की जगह गर्म जलधारा चल रही है, इसलिए तापमान बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो व्यापारिक ट्रेड विंड्स जो हमने देखी, ट्रेड विंड्स आती है और ऊपर और नीचे की तरफ 20 डिग्री से, उसको ये शिथिल कर देती है। इसी इफेक्ट को हम एल नीनो कहते हैं।